टेक्सास के एक स्मॉल टाउन डिकिंसन के अंदर आम रूटीन की लाइफ चल रही थी। जेनिफर जो कि एक 8 साल की बच्ची थी, वो अपनी सिंगल मदर के साथ डिकिंसन में ही रहती थी। जेनिफर का कहना था कि उसको अंधेरे से डर लगता था। ये वाकया 9 अगस्त 1990 का कि रात को जेनिफर अपने बेडरूम से अपनी मदर के बेडरूम में जाती है और अपनी मदर से कहती है कि मुझे डर लग रहा है, मैंने आपके साथ सोना है। मदर पहले उसको अपने साथ सुला लेती है, लेकिन उसकी ना सोने की वजह से रात को 2:30 बजे उसकी माँ कहती है कि तुम आप अपने रूम में जाओ और सो जाओ, क्योंकि उसकी मदर ने सुबह जल्दी उठना होता है और जाना होता है कहीं। जेनिफर अपनी माँ की बात मानती है और अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम में जाके वो कुछ बुक्स पढ़ने लग जाती है और पढ़ते पढ़ते सो जाती है। अगले दिन जब जेनिफर की मदर उठ के उसको आवाज देती है तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और जब उसके कमरे में जाके देखती है तो जेनिफर वहां नहीं होती और उस कमरे की विंडो जो बाहर पार्किंग लॉट में खुलती थी, दैट विंडो वाज वाइड ओपन एंड जेनिफर वाज नोवेयर। जेनिफर कहाँ गई? वो घर से भाग गई या किडनैप हो गई? हम इस चीज को अनकवर करेंगे इस वीडियो में। Was abducted from her apartment bedroom. Jennifer's mother entered the bedroom and found the bedroom window open and her daughter gone. जब पुलिस को कॉल होती है तो पुलिस जब आती है तो फौरन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पुलिस जेनिफर को ढूंढने में लग जाती है। सारा दिन पुलिस उसको ढूंढती रहती है और पुलिस को कोई भी लीड्स नहीं मिलती, कोई भी सक्सेसफुल काम नहीं होता तब तक। शाम के 6:30 बजते हैं कि पुलिस को कॉल आती है। उसी नेबरहुड में कुछ पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे फील्ड्स में खेल रहे थे तो वहाँ उन्होंने कुछ अजीब सा देखा है। पुलिस जब फौरन वहाँ जाती है तो वो अजीब सा कुछ नहीं होता, वो जेनिफर की बॉडी होती है। उसका बहुत बुरा हाल होता है और पुलिस को 90% ये श्योर होता है कि ये बचेगी नहीं, ये मर जाएगी। तो उसके लिए उसको जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया जाता है, जिसमें उसको बिठा के हेलीकॉप्टर के थ्रू हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। तब तक पुलिस अपना माइंड बना चुकी थी कि ये एक होमिसाइड का केस है, एक मर्डर केस है, क्योंकि उन्हें 99% श्योर था कि हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जेनिफर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। उसका हाल क्या था, जेनिफर का एक्चुअली बॉडी का हाल क्या था, उसके साथ हुआ क्या था, ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि जेनिफर हॉस्पिटल में जब जाती है तो जब उसकी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है तो पता चलता है कि उसको अब्यूज किया गया है, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, रेप किया गया है और उसका जो थ्रॉट है उसको ईयर टू ईयर काट दिया गया है। 8 साल की वो बच्ची है जिसको रेप का पता भी नहीं है कि मतलब क्या होता है, लेकिन उसके साथ रेप हो गया था। लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली हुआ ये कि जब उसके अटैकर ने उसकी गर्दन को काटा तो वो जितनी भी मेजर आर्टरीज थी वो मिस हो गई और इस वजह से फॉर्चुनेटली जेनिफर की जान बच गई। जेनिफर जब हॉस्पिटल में होश में आती है तो उसकी सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, वहाँ का माहौल और ख़राब हो जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा मेल डॉक्टर्स उसके इर्द गिर्द होते हैं तो वो मेल पे कैसे एतबार कर सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर्स वहाँ मौजूद होते हैं, उसके इस रूम में भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हॉस्पिटल में रूम के बाहर भी पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो उसको नज़र भी आ रहे होते हैं। लेकिन एक वजह है जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर्स को देख के ज़्यादा घबरा गई थी और ज़्यादा डर गई थी। अब ये वजह क्या है ये भी हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल हमें ये पता है कि जेनिफर को होश आ चुका है और जेनिफर जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन में है, वो किसी की बात भी नहीं सुन रही और वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अब डॉक्टर्स के लिए और पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जेनिफर से इंफॉर्मेशन ली जाए जितनी हो सके उतनी। जेनिफर किसी से बात नहीं कर रही, जेनिफर पैनिक्ड है क्योंकि जेनिफर के माइंड में हर बंदा जो उसको नज़र आ रहा है वो एक सस्पेक्ट है। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उसकी गला कटने की वजह से उसके वोकल कॉर्ड्स कट गए थे और वो बोल नहीं सक रही थी। तो अब और कोई चॉइस नहीं थी, तो जेनिफर को एक नोटबुक और एक पेन दे दिया और उसको कहा कि जो तुम बता सकती हो लिख के हमें बताओ, तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हमें दो। अब एक 8 साल की बच्ची से पुलिस को इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है आगे जाके आपको पता चलेगा कि वो कितनी शॉकिंग होने वाली। तो जेनिफर जो है वो अपनी मदर को नोट्स लिख लिख के देती है और उन नोट से जितना उसने एक्सट्रैक्ट किया होता है, जितना उसने याद रखा होता है, वो सारा बता देती है। और जब वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देती है, पुलिस शॉक्ड रह जाती है कि इतनी छोटी बच्ची को इतनी माइन्यूट डिटेल भी याद है, जिसमें कि उसके गाड़ी में बियर कैंस कौन से थे, उसके पास सिगरेट कौन सा था और उसके मुंह पे स्कार था कि नहीं था और वो कैसा दिखता था। हर एक डिटेल जेनिफर ने लिख के अपनी मदर को दी और उसकी मदर ने पुलिस को दी। अब हम उस स्टोरी को अनकवर करते हैं कि जेनिफर के साथ हुआ क्या, और उसको हम उसी बेस पे अनकवर करेंगे जो सारी इंफॉर्मेशन जेनिफर ने पुलिस को लिख लिख के दी। जेनिफर बताती है कि मैं सो रही थी, एकदम से मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मुझे किसी ने उठाया हुआ है और वो भाग रहा है
किस गली में सड़क पे भाग रहा है। मैंने जब उठ के चीखने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह और नाक पे हाथ रख दिया ताकि मैं चीख ना सकूं, और उसने मुझे कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं एक पुलिस वाला हूँ, आई एम अ कॉप और यू आर सेफ विद मी, टेंशन ना लो। उसके बाद उसके साथ वो गाड़ी में बैठी, उसके साथ वो जाके उसके स्कूल के सामने जाके उसने गाड़ी खड़ी कर दी। ये रात का टाइम था, आधी रात का, और उसने स्कूल के सामने गाड़ी खड़ी करके कहा कि तुम्हारी मदर आएंगे और तुम्हें ले जाएंगे। ऑब्वियसली मदर नहीं आ रही थी, कोई भी नहीं आ रहा था। और जेनिफर बताती है कि वो उस टाइम एक बियर का कैन पी रहा था और साथ स्मोकिंग कर रहा था, और बार बार जेनिफर को कैंडीज ऑफर कर रहा था, जिस कैंडी ऑफर करने की वजह से जेनिफर को शक हुआ कि ही इज अ स्ट्रेंजर एंड दिस इज अ डेंजर। मदर जब नहीं आई, जो कि ऑब्वियसली नहीं आना था, तो जेनिफर को उसने कहा योर मदर इज नॉट कमिंग, तो तुम मेरे साथ चलो, यहाँ से चलते हैं। तो वो दोबारा गाड़ी में बैठ के उसको एक फील्ड्स के पास ले गया। जब वो फील्ड्स के पास जाके रुका, जेनिफर की स्टेटमेंट्स के मुताबिक जेनिफर कहती कि मैं बहुत क्यूरियस हो रही थी और मैं उससे बार बार क्वेश्चनिंग कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम पुलिस वाले हो तो तुम्हारा बैज कहाँ है, अगर तुम पुलिस वाले हो तो तुम्हारी गन कहाँ है। उसने कहा कि मेरी गन जो है वो बैक सीट पे पड़ी है। तो जेनिफर ने जब फ्रंट सीट पे खड़े होकर बैक सीट की तरफ देखा, दैट वाज द पॉइंट जिसके बाद जेनिफर के साथ ये सब कुछ हुआ। अब जेनिफर के साथ क्या हुआ उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ग्राफिक है, और चूंकि जेनिफर इज स्टिल अलाइव तो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसके साथ जो हुआ है वो डिस्कस नहीं करूंगा मैं। उसके बाद जेनिफर की आंख खुलती है जब, तो वो देखती है कि उसने उसको टांग से पकड़ा हुआ है और वो उसको घसीट रहा है फील्ड्स के अंदर ही, खेतों के अंदर ही। और जेनिफर 8 ईयर ओल्ड से वैसे की एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी, लेकिन जेनिफर न्यू व्हाट टू डू, तो शी प्लेड डेड, ठीक है, ताकि वो बच सके। उसको लगे कि मर गई है, तो ताकि और पंगा ना ले उससे। तो एक एंट हिल होती है, मतलब वो अक्सर फील्ड्स के अंदर एंट हिल्स बनी होती हैं, वो जहाँ से चूंटियां निकलती हैं, तो वो एक एंट हिल के पास, बल्कि उसके ऊपर ही उसकी बॉडी वो गिरा के तो चला गया। और जेनिफर कहती है कि मुझे आवाज आई उसके पैरों की कि वो दूर जा रहा है। अब ये सुबह सुबह का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग का। जेनिफर को बच्चों के खेलने की, कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं अपने इर्द गिर्द से। जेनिफर ने जब हेल्प के लिए चीख मारना चाहिए तो जेनिफर ने कहा कि मेरी आवाज नहीं निकली, तो मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं अपना बाजू उठा के अपने गर्दन पे रखूं और देखूं। तो जब मैंने रख के देखा तो मेरे बाजू पे खून ही खून लगा हुआ था, इट वाज ऑल ब्लडी। और उस टाइम मैं कभी अनकॉन्शियस हो रही थी, कभी कॉन्शियस हो रही थी। वो हो ये रहा था कि वो जो एंट्स थी, चूंटियां जिनकी एंट हिल के ऊपर वो गिरी हुई थी, वो उसको काट रही थी बार बार। तो उस काटने की वजह से वो बार बार उसको होश आ रही। और उस टाइम जब वो डेथ के साथ, लाइक शी वाज लिटरली फाइटिंग विद डेथ, शी वाज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, उस टाइम साथ साथ वो एक एक डिटेल अपने माइंड में दोहरा रही थी कि वो बंदा कैसा दिखता था, उसकी शक्ल कैसी थी, उसके पास क्या क्या था, उसकी बॉडी कैसी थी, स्किन कैसी थी। जो डिटेल वो उस टाइम तक ग्रैस्प कर सकती थी, उसने कोशिश की कि मैं उस सारी ग्रैस्प कर लूं, ताकि अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं इसको पकड़ के रहूंगी। इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो तो चाहे आप 8 साल के क्यों ना हो, तो डिटर्मिनेशन की कोई एज लिमिट नहीं होती। फिर ये हुआ कि एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया, और जेनिफर की स्टेटमेंट्स के मुताबिक अब वो बोल नहीं सकती बच्ची, और जेनिफर कहती थी कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी इस बात पे कि मैं जैसे बताना चाहती हूँ, जो बताना चाहती हूँ मैं बता नहीं पाती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी आवाज नहीं है। तो उसकी सिर्फ रिटन स्टेटमेंट्स को ले लेके एक स्केच आर्टिस्ट ने एक स्केच बनाया। अब ये स्केच जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फर्दर वीडियो में आगे जाके इस स्केच को हम एक्चुअल पिक्चर से कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बच्ची को का जो स्केच था 8 साल की बच्ची का, ये कितना एक्यूरेट था। और बच्ची ने उसका नाम भी बता दिया कि उसका नाम था डेनिस। अब वो जो स्केच था वो पब्लिक कर दिया गया, लोगों में बांट दिया गया, टीवी चैनल्स को, न्यूज़ चैनल्स को दे दिया गया। न्यूज़ चैनल्स ने, न्यूज़पेपर्स ने उसको फ्रंट पेज पे पब्लिश करके, न्यूज़ चैनल्स ने उसको जगह जगह लगा के हर, मतलब पूरे शहर में, पूरे अमेरिका में वो बात फैला दी, लेकिन कुछ नहीं मिला। There was no success। कोई बंदा उस शक्ल का किसी ने नहीं पहचाना, कोई भी अरेस्ट नहीं हो सका। इसी दौरान एक मिरेकल हुआ। वो ये हुआ कि जेनिफर अक्सर गुस्से में या वैसे साइलेंट रैंट्स करती थी, तो इसी तरह साइलेंट रैंटिंग करते करते एकदम से उसकी आवाज निकल आई, एक गाना सा उसके मुंह से निकल आया। और डॉक्टर्स वर सो शॉक्ड कि उसके वोकल कॉर्ड्स कट गए हुए थे, तो देयर वाज नो चांस कि वो हील होते, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दे स्टार्टेड हीलिंग और जेनिफर को उसकी आवाज वापस मिल गई। और जेनिफर ये कहती है कि जब मुझे मेरी आवाज वापस मिली उसके बाद मैं चुप नहीं हूँ। उसकी आवाज भी वापस आ गई, उसकी हालत भी ठीक हो गई। जेनिफर को फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। 1 साल के बाद उसने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया अपना, और वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगी। हालांकि एक नॉर्मल लाइफ गुजारना ऐसे विक्टिम के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन उसके अंदर डिटर्मिनेशन थी तो उसने अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारनी शुरू कर दी। करते करते ये हुआ कि 18 साल गुजर गए और जेनिफर को जस्टिस नहीं मिली अभी तक। वो बड़ी भी हो चुकी थी तब तक, लेकिन अभी तक एक सवाल उसके माइंड में था, वो यही था कि मेरा
किलर कब पकड़ा जाएगा। अब वो 18 साल सिर्फ जेनिफर के लिए ट्रॉमेटाइजिंग नहीं थे, वो पूरे डिकिंसन नेबरहुड के लिए ट्रॉमेटाइजिंग थे, क्योंकि चूंकि वो पकड़ा नहीं गया था, जेनिफर का जो पूरी नेबरहुड थी उसमें एक फियर था। 18 साल हो गए थे और वो एक फियर के अंदर रह रहे थे कि कोई भी अगला विक्टिम हो सकता है। इसी दौरान जेनिफर को एक दिन फोन आता है एक डिटेक्टिव का जिसका नाम है टिम कॉर्मी। वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेनिफर जब उससे मिलती है तो वो जेनिफर को कहता है कि मेरा करियर ही एंड क्यों ना हो जाए, मैं अपने करियर के एंड तक कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें दूंगा। जेनिफर कहती है कि मुझे उसकी इस बात के बाद बहुत करेज, बहुत हौसला मिला कि एक इतना डेडिकेटेड आदमी भी है जो मेरा केस सॉल्व करना चाहता है। अब इन 18 सालों में हुआ ये था फायदा। वैसे तो जब इतना साल गुजर जाते हैं क्रिमिनल केस के अंदर तो वो केस कोल्ड केस बन जाता है, उसका एविडेंस ना होने के बराबर रह जाता है। कई विटनेसेस हैं जो वैसे ही मर जाते हैं या भूल जाते हैं या मूव ऑन कर जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। लेकिन टाइम गुजरने की वजह से एक फायदा हुआ इस केस में, और वो ये हुआ कि टाइम गुजरने के साथ साथ 18 साल के अंदर डीएनए साइंसेस और फोरेंसिक साइंसेस ने बहुत एडवांसमेंट कर ली। जब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली उन्होंने, तो इस वजह से उस डिटेक्टिव ने FBI से भी राब्ता किया, डीएनए और फोरेंसिक लैब्स को कहा कि वो जो कपड़ों के टुकड़े तुम लोगों को वहां मिले थे जेनिफर के, उनको एनालाइज करना शुरू करो दोबारा। उन्होंने उन कपड़ों को दोबारा एनालाइज करना शुरू कर दिया। दे वर ट्राइंग टू फाइंड डीएनए ऑफ समवन। अब इस प्रोसेस को भी 1 साल लग गया और उसके साथ साथ वो जो टिम कॉर्मी था डिटेक्टिव, वो फ्रस्ट्रेट होता जा रहा था कि अगर कपड़ों से कुछ ना मिला तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा इस केस को सॉल्व करना। फिर एक रात 2 बजे के करीब टिम कॉर्मी का फोन बजता है। फोन पे डीएनए लैब वाले बताते हैं कि दे गॉट अ लीड, और 22 सितंबर 2009 FBI वाले उस डीएनए के मुताबिक टिम कॉर्मी को एक नाम देते हैं, डेनिस एरल्ड ब्रैडफोर्ड। और ये बात इतनी शॉकिंग थी उस डिटेक्टिव के लिए कि 18 साल पहले जेनिफर ने जो नाम दिया था डेनिस, वो वाकई एक्यूरेट था। और दे वर सो शॉक्ड कि एक 8 साल की बच्ची को उसका नाम तक याद था। और तब हमने इस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया था नाम को, कि पता नहीं है इसका नाम है भी कि नहीं, बिकॉज शी कैन नॉट स्पीक और उसको पता नहीं कुछ याद है भी कि नहीं। लेकिन दे वर वेरी शॉक्ड। उसके बाद उसका 1990s का ड्राइविंग लाइसेंस की एक फोटोकॉपी भी पुलिस के हाथ लग जाती है। और उस फोटोकॉपी को जब इस तस्वीर से मैच किया जाता है, जो तस्वीर स्केच आर्टिस्ट से जेनिफर ने अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू बनवाई थी, तो दैट वाज अ स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस। एक 8 साल की बच्ची जो बुरी तरह इंजर्ड, अब्यूज्ड, हरास्ड, रेप्ड है, जो एक मेडिकेशन पे है और इतनी बुरी हालत में है, उसकी इतनी एक्यूरेट स्टेटमेंट्स और इतनी एक्यूरेट पहचान देख के पुलिस एक दफा परेशान जरूर हो गई थी। इससे पता चलता है कि जेनिफर किस कदर डिटरमिन्ड थी उस बंदे को पकड़ने के लिए। उसके बाद पता चलता है कि एक 39 इयर्स ओल्ड का आदमी है जो आर्कांसस में रहता है, और वो अभी रिसेंटली किडनैपिंग के केस से जेल से छूटा है। और जेनिफर के वाकये के ठीक 6 माह बाद उसने दोबारा किडनैपिंग की थी। उसने एक औरत को सेक्सुअली अब्यूज भी किया था उसके बाद दोबारा, और एक औरत को उसने चाकू मारा था चोक करने के बाद, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जेनिफर को मारा था। और उसी वजह से उसका जो डीएनए था वो नेशनल डीएनए डेटाबेस के अंदर आ गया हुआ था, जिस वजह से वो मैचिंग मिली थी जेनिफर के केस में। सून आफ्टर दिस पुलिस वाले जो है वो वारंट अरेंज कर लेते हैं और डेनिस को अरेस्ट कर लेते हैं। और डेनिस को अरेस्ट करने के बाद पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि उससे कन्फेशन ली जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये कोर्ट में चीज़ जाए, क्योंकि कोर्ट में जब डिफेंस लॉयर्स आ जाते हैं तो वो बहुत चीज़ हेरा फेरी करके बचा सकते हैं, बिकॉज ये कोल्ड केस था, पुराना केस था, तो उसमें डिफेंस करना बहुत ईजी हो जाता। तो पुलिस उससे उसकी कन्फेशन लेती है, उससे पूछगिछ शुरू करती है और वो कन्फेस कर देता है कि हाँ। तो पहले तो जब उसको पता चलता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है तो वो फूट फूट के रोने लग जाता है। और उसके बाद पहले इस बात का पता होने से पहले कि जेनिफर जिंदा थी वो कन्फेस नहीं कर रहा होता, लेकिन जैसे उसको पता चल जाता है कि जेनिफर जिंदा है और पुलिस वाले बताते हैं कि वो हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है, तो वो रोने लग जाता है। और उसके बाद वो कन्फेस कर देता है कि मेरे अंदर एक जानवर आ गया था और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे क्यों करता हूँ, लेकिन हाँ मैंने जो कुछ किया। वो कहता है, वो उसने कहा कि मैं रिपीट नहीं करूँगा कि मैंने क्या किया है, मैं कर नहीं सकता, मेरी गट मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं वो सब आप लोगों को दोबारा बताऊँ, बट यस आपको जो पता है वो ठीक है, वो हुआ था। लेकिन अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। जेनिफर को जब बताया जाता है कि उसका किलर अरेस्ट हो गया है, तो जेनिफर उस सारी रात सो नहीं पाती। अगले दिन जब ट्रायल होनी होती है तो ट्रायल भी नहीं हो पाती और पता चलता है कि डेनिस ने सेल के अंदर अपने आप को लटका लिया, फांसी देके खुदकुशी कर ली। जब वो कन्फेशन ले लेते हैं तो जो ट्रायल की डेट डिसाइड होती है वो 10th of August 2009 होती है, एंड दैट इज एग्जैक्ट 20 इयर्स का सर्कल बनता है। ये 10th of August 1990 के अंदर
जेनिफर के साथ ज्यादती हुई थी, रेप हुआ था और 10 अगस्त 2009 में उसी बंदे को अरेस्ट करके उसकी ट्रायल ऑलमोस्ट 20 साल बाद पॉसिबल हो सकी। लेकिन मसला ये हुआ कि जिस दिन ट्रायल थी वो ट्रायल हुई ही नहीं कभी, क्योंकि उससे पिछली रात डेनिस ने जेल के अंदर अपने आप को लटका के खुदकुशी कर ली। जेनिफर के पास डेनिस के लिए एक मैसेज था जो वो उसको ट्रायल पे तो नहीं दे सकी, लेकिन फिर जब डेनिस को दफनाया गया तो वो मैसेज उसने जाके उसकी कब्र के पास बैठ के दिया। इस मैसेज के बाद वो बताती है जेनिफर कि जब मैं वहां बैठी हुई तो मुझे वहीं पे उसी तरह की एक एंट ने काटा, तो मैंने इससे ये इन्फर किया कि ये एक साइन था कि मेरा मैसेज उस तक पहुंच गया है। Dennis Bradford, you chose the wrong little 45-pound, 8-year-old girl to try and murder, because for 19 years I've thought of you every single day and helped in searching for you. In my heart, I knew you were out there, and now I know, listening to my heart all of these years and never giving up on finding you, I was right. उसके बाद इसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज, बहुत छोटी उम्र में सेक्सुअल अब्यूज होने की वजह से डॉक्टर्स उसको बताते हैं कि तुम कभी कंसीव नहीं कर सकोगी, तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। इस बात का जब पता चलता है एक डॉक्टर को, तो एक डॉक्टर बाहर आता है, वो कहता है कि मैं जेनिफर की हेल्प करूंगा, और वो उसकी हेल्प करता है तो फाइनली वो कंसीव भी कर लेती है और उसका बेटा भी पैदा होता है। और जेनिफर अब आफ्टर ऑल ऑफ दिस एक नॉर्मल इंसान की लाइफ गुजार रही है, जिसके एक हस्बैंड भी है, जिसके एक बच्चे भी हैं। इससे हमें सबक ये मिलता है कि एक शेयर डिटर्मिनेशन अगर आपके पास हो तो नो मैटर आपकी एज क्या है, नो मैटर आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन और विल पावर है तो पूरी दुनिया आपके नीचे होती है और आप उनके ऊपर होते हैं, और आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं, जैसे जेनिफर ने करके दिखाया। मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी पे। सी I'm not a victim, but instead victorious.